हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रिहाना फिजिक्स एप्लीकेशन। बात कर रहे थे हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में एंड हमने अपने अच्छे खासे नंबर ऑफ टॉपिक को कवर कर लिया था ना। इसके जस्ट बाद हमारा चूंकि जितने भी डिफरेंसेस होते हैं आपके प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल का 7 अलग टाइप का जो भी वहां पे कैटेगराइजेशन हमने देखा था। इसके जस्ट बाद हमने इन डिटेल सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फेस सेंटर को हमने पढ़ा जस्ट थोड़ी दिन पहले। डन। अब इसके जस्ट बाद हमने आपको लास्ट क्लास में डेंसिटी के बारे में बताया था और लगातार 2 क्लास से हम आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं एंड खुद सॉल्व करके हम मेरा दिखाने का मेन पर्पस ये था ताकि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वह काफी अच्छी हो जाए। आज की वीडियो में क्या करने वाले, आज की वीडियो में हम अपने इंटेक्स क्वेश्चन के जो अपन ने अभी सीरीज चलाया था जस्ट लेक्चर के बीच में ही अगर वो टॉपिक हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग इंटेक्स के सवाल लगाते हैं, पाठ्य निहित प्रश्न जिसे हिंदी मीडियम में कहते हैं। और हम लोगों ने लगभग अभी तक के करीब में 1.9 टिल इंटेक्स के क्वेश्चन जो है वह हमने आपका सॉल्व करा दिया, वह हमने आपको कवर करवा दिया था। आज अपना इंटेक्स 1.10 है, 10वां है और इस पर अपने को काम करना है कि कैसे से यहाँ वाले उन पर सारे क्वेश्चन आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक क्वेश्चन काफी आसान है। मतलब अगर हम आपको बोले जो भी आपकी इंटेक्स के क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इंटेक्स के क्वेश्चन में एक दिक्कत आई थी जिसका मेरे पास फोन आया कि सर वो हम लाइंस नहीं लिख पाते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत जेन्युइन सी बात है कि थोड़ा सा इंग्लिश हम लोगों के साइड के बच्चों का थोड़ा कमजोर होता है। मेरा लास्ट लगभग दोनों में तो समझाने का ही काम हुआ था कि मैं आपको बस केवल समझा दे रहा हूँ एंड लाइंस हमने आपको खुद बनाने को दिए थे। चलिए ठीक है, अभी तो हम आपके सामने क्वेश्चन का तो आंसर हम बोर्ड पे लिख देते हैं एंड देन आफ्टर हम आपको पीडीएफ में भी ये चीजें दे देंगे। लेकिन कोशिश करना अपने को ना कि क्वेश्चन के आंसर हम अपने एंड से अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि आप दूसरे की भाषा कितना याद करोगे, वो ज्यादा लंबे टाइम तक करीब में याद नहीं रहने वाली है। तो दूसरे की तो आप वो समझो कंसेप्ट क्या है एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, ट्राई टू मेक योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के तो आप कितना ही चीज रखते फिरोगे यार, इतना थोड़ा टाइम नहीं जाएगा, इतना आपसे याद ही नहीं होगा। तो अपन को ना क्या करना है, थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। बाकी तो चलिए ठीक है, अभी हम आपके पैटर्न पर आ जाते हैं। अभी तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ही मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। डन। आए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10 इस नंबर क्वेश्चन से बात करना स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। मतलब लैटिस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, जालक बिंदु की क्या सिग्निफिकेंस है। बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था जालक पॉइंट किसको कहते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी मैंने ऐसे बोल दिया रैंडम ये जालक बिंदु है, नहीं यह जालक बिंदु है, उससे आपको क्या समझ में आता है। उससे तो सर यही समझ में आता है कि पक्की बात है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने हो सकते हैं मतलब होते हैं। आप ये भी कह लो अभी तो कभी कभार नहीं होते हैं, तो वो हमारा अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ है। अभी तो कोई आपसे बोले कि क्या सिग्निफिकेंस है आपके लैटिस पॉइंट का, तो क्या बोलेंगे, ये सिग्निफिकेंस है कि उसके थ्रू हमें पता पड़ता है कि वहां पर अवयवी कण हो सकते हैं। मतलब अवयवी कण के होने के जो चांसेस है वह बताता है आपका जालक बिंदु। डन। आप चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। क्वेश्चन जरूर आपने एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, राइट द गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। डन। तो आप क्या लिख सकते हो, लैटिस पॉइंट टेल्स अस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेल्स अस अबाउट the position of tells us about the position of what, position of constituent particle 2 seconds together tells us about the position of constituent particles in 3-dimensional beam, 3-dimensional ज्यामिति में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपके अवयवी कण कहां पर किस स्थान पर स्थित है वह आपका कौन बताता है, लैटिस पॉइंट बताता है। सही है, यही पूछा था आपसे कि लैटिस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी लैटिस पॉइंट अगर है तो वहां पर एटम्स आपके होंगे। अभी के कंसेप्ट के हिसाब से आप इतना कह सकते हैं। डन। चलिए सेकंड बोला आपने यहाँ पे, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। मतलब कौन से पैरामीटर है जो आपके किसी भी एकक कोशिका को कैरेक्टराइज करते हैं या फिर मतलब विशेषित करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको सॉरी उसको अभिलक्षणित करते हैं, इसके बारे में पूछा है। फिर से सुन लीजिए क्या बोला हमने। पूछा है आपसे किसी भी यूनिट सेल को वो कौन से पैरामीटर है जो कि कैरेक्टराइज करते हैं। एज हमने आपको ऑलरेडी बता भी रखा और आप फिर से एक बार डायग्राम से देख भी सकते हो, यही तो थे अपने वो 6 पैरामीटर। याद आ रहा है ना? कौन से थे? 3 आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थे और 3 आपके क्रिस्टलोग्राफिक क्या थे? साइड्स थे ना? सही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपके पास 1.11, क्या 1.11 की मैं बात करूं आपके सामने। यहाँ पे लिखना नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? 3 क्रिस्टलोग्राफिक, हिंदी में इसको अक्षीय कोण कहा करते थे बच्चों। एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ रहा होगा पास्ट के लेक्चर में इसको तो हमने काफी अच्छे तरीके से कवर किया था। 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स बोलो ज्यादा बेहतर है। क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स क्या क्या थे आपके? वो आपके थे A, B एंड क्या था आपके पास? 3। और फिर आगे क्या लिखोगे? एंड 3 क्या? 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल characterize the unit cell। देखिए जिस भाषा में क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों, उसी भाषा में आप आंसर को, जो भी आपका आंसर है उसको कोशिश करना कि उसी भाषा में बना देने का। हाँ जी साहब, एक चीज गड़बड़ होगी शायद यहाँ पे। 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल जो लिखा है, आप एक काम कर लो, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल सेम इसी तरीके से आप कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। आगे लिख दो आप इस तरीके से कैरेक्टराइजेस द क्या बोलेंगे यहाँ पे? यूनिट सेल। क्या ये बात समझ में है? सही है। मतलब 3 या आपके एंगल हो गए, 3 या आपके साइड हो गए, जो कि आपका कैरेक्टराइज करता है आपका यूनिट सेल। डन। अब अगला आपको अलग अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है, बताना है कि किसके बीच में हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट। किसके बारे में बताना है? हेक्सागोनल और अगला क्या अपने पास? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल एक जगह लिख दो, हेक्सागोनल लिख दो, गुणन। और अगला क्या बोला आपको? अगला बोला है मोनोक्लिनिक। और आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों किस बिहाव पे थे हमारे? ये दोनों के दोनों हमारे इन्हीं 6 पैरामीटर के बिहाव से 7 अलग अलग यूनिट सेल आता है, उसमें से ये 2 एक यूनिट सेल है। जिसको याद करने का हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, आपको ध्यान आ रहा होगा, छोड़ो तुम्हारा और हमारा मन क्या हो जाएगा? तड़प रहा है किसी को पाने के लिए। कई बार ध्यान आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? यही तो आपके पास हेक्सागोनल, जिसमें से हमने आपके हेक्सागोनल वाले को अलग से निकाला था और मोनोक्लिनिक को फिर से बताया था। सबसे पहला केस होता है क्या? देखिए ये चीजें काम में आ जाएंगी क्या? आप हेक्सागोनल के लिए तो हमने आपको बताया था शक्ल के थ्रू हम हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल को याद रखते हैं ना। तो हेक्सागोनल के लिए आपके पास क्या था? अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना था आपके पास? 90 डिग्री था, अगर ध्यान आ रहा होगा। और गामा बराबर कितना हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। एक पॉइंट में तो आप ये लिखो। इस वाले केस में क्या लिख दोगे? इस वाले केस में आप लिख दोगे अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर यहाँ पे गामा हो जाएगा। और ये दोनों का दोनों कितना होता है? 90 डिग्री। और बीटा आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हुआ करता था। एक तो ये हुआ करता था। साइड की बात करें तो बच्चों हमने आपको बताया था हेक्सागोनल को तो हम यूं ही याद करते हैं, तो साइड्स भी आप उसका बोल सकते हो। साइड क्या हो जाएगा आपके पास? साइड हो जाएगा आपके पास a बराबर b तो होता था, बट नॉट इक्वल टू c होता था, क्योंकि एक साइड लंबा हुआ करता था।
और ए और बी की बात करें तो वो हमारे एक लेयर का ही साइज हुआ करता था, तो अपना वो बराबर ही होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। यहाँ की बात करें, आपका पहला केस था बच्चों जो इन तीनों पैटर्न के बाद यही वाला जो था वो आगे रिपीट हो रहा था, जहां आप बोलते थे ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू क्या भैया सी। यह आपके 1.12 का पहला पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। क्या ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं ना? मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स के बिहाफ में आपने क्या करा, आपने हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक दोनों को आपने ब्रेक डाउन कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को आपने ब्रेक डाउन कर दिया। सही है। इस बार को देखो, हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर काफी सही तरीके से बना के दे रहे हैं। आप केवल इतना ही लिख लो, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी बता दिया, क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स भी बता दिया। अभी हमने आपको बोला भी था कि आपको इसको याद कर देना चाहिए। तो देखिए पेपर वगैरह में ना आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करो, आप ये कुछ भी लिख देते हो, आप ना इसको इस तरीके से डब्बा बना दो, क्लियर कट एग्जामिनर को दिखेगा और सीधा आपको मार्क्स देगा। सही है। चलिए बढ़े आगे, बात करें बी वाले पार्ट के लिए। और इन्हें क्या बोला? फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। डिफरेंस बताना है, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड डिस्टिंग्विश करना है। तो एक साइड तो आप क्या लिख दो, एक साइड लिख दो फेस सेंटर्ड, और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास एंड सेंटर्ड। दूसरा क्या आपके पास? दूसरा आपके पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और दूसरा क्या भैया? एंड सेंटर्ड। चलिए अब इसके बीच में भी आपको डिफरेंस बताना है। चलिए बता देते हैं, आपको तो पता भी होगा डिफरेंस क्या होता है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है बताएं? एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? फेस सेंटर्ड में एटम कॉर्नर के अलावा बाकी हर एक फेस के सेंटर में होता है ना। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एटम्स आर प्रेजेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ईच फेस। ध्यान से सुनिएगा, यही डिफरेंस आ जाएगा। ईच फेस सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल। देखो अभी आपसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं बोला है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑफ अ क्यूब मत लिख देना, क्योंकि फेस सेंटर्ड सिंपली आपसे इनने बोला यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड इनने बोला यूनिट सेल। इनने बस केवल और केवल यही दो काम किया है। इसी वजह से ना आप यहाँ पे ये मत लिखने लगे ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसीलिए ऑफ अ क्यूब मत लिखो, होगा यूनिट सेल बोल दो। यही तो आपका हो जाएगा क्या? फेस सेंटर। और ये डेफिनेशन ही हमने आपको लिखवा था। दूसरा, अगर कोई आपको बोलता है भैया एंड सेंटर के बारे में, तो क्या डिफरेंस बोलोगे? यहां आप बोलोगे एटम्स आर प्रेजेंट एट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, कॉर्नर एंड एनी टू। ध्यान से देखिएगा, यही अंतर है यहाँ पे, और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एट एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया एट ईच फेस सेंटर, और यहां पर क्या लिखा? एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। बात समझ में आ रही है क्या? बस केवल किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होगा ऑफ अ यूनिट सेल। आगे ये भी लगा दें यहाँ पे, ऑफ अ यूनिट सेल। काफी इतना, आपको तो सबसे मेन डिफरेंस बताना है, और आपने वह मेन डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। डन। ये आपका अगेन कैटेगराइज हो जाएगा किसके लिए भैया? ये आपका बन चुका है फेस सेंटर एंड एंड सेंटर के बीच का डिफरेंस। आपके इस वाले के केस के 3 सवाल लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं। डन। आप इस तरीके से गोला बना के रख सकते हैं। सही है। डन। चलो, तो ये तो हमने आपको बता दिया 1.10, 1.11 एंड 1.12।
मतलब 1.11, 1.12 और 1.13 के बारे में बताया, 1.10, 11 और 1.2 के बारे में बताया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट कॉर्नर एंड अ बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूब of a cubic unit cell is a part of what our neighboring unit cell is a of its part of our what our neighboring unit cell। क्या बोला है कि कितना एटम का पोर्शन किसी भी एक क्यूब के कॉर्नर पर और दूसरा बॉडी के सेंटर पर लोकेटेड होता है किसी भी यूनिट सेल के। आप सबको पता है कि अगर, अब देखिए तो बहुत छोटा सवाल है, इस सवाल को ना हम तो यहीं जाने देते हैं, 1.13 तो हो ही गया। इसको तो देखो बच्चों आपको याद कर लेना है, बात ध्यान रखना, वहीं से हमने पकड़ के इसको लेकर के हम आए हैं। डन। चलिए कहाँ पे लिखते हैं आपका 1.14 वाला क्वेश्चन, यार वही हम सोच रहे हैं 1.14 वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ नीचे लिख दें और यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर के साइड में 1.14 वाले का। अब आप एक बात, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस केवल आपको पोर्शन बता रहा हूँ। क्या बोलोगे, पहला जो पार्ट है कॉर्नर की वजह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट, हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट, क्या भैया, एट कॉर्नर। कॉर्नर पर कितना पोर्शन लोकेटेड होता है किसी भी एक यूनिट सेल में और किसी भी एक कॉर्नर की वजह से। क्या लिख दोगे, सीधा आप लिख देना, यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था 1/2 और इंटू 1/2 और इंटू क्या 1/2 बराबर में कितना कर देना 1/8। सही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप इसका, एक्सप्लेनेशन तो यही दोगे कि किसी भी एक कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है, चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट आप यहाँ पे में नोट कीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूं, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चल अब हम ना इसका इस दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं और फिर जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ना एक्सप्लेनेशन की बात करी है, क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेनेशन की बात करी है, तो आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, आ जाओ जरा 1.14 वाले सवाल की बात करते हैं। डन। अब उसका पहला वाला क्वेश्चन क्या है, कॉर्नर। तो कॉर्नर की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे पहले स्टेप में तो आप ये लिख दो 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2 बराबर 1/8। डन। आगे आप ये भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि वी नो दैट the atom placed at corner of a cube at इसको इधर कर देते हैं, at corner of a cube is having contribution in 8 different unit cell। कहाँ पे भैया, in 8 different unit cell। Hence ऑल्सो वी नो दैट, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आप कह सकते हो ना कि उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में होता है, 8 यूनिट सेल में होता है। तो किसी एक, और बाकी एटम क्या होता है आपके पास, सिमेट्रिकल होता है ना, तो किसी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा उसका 1/8। बस यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऑल्सो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एटम इज सिमेट्रिकली कैसा होता है भैया, स्फेरिकल होता है। हेंस कंट्रीब्यूशन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, हेंस कंट्रीब्यूशन, देखो दोनों साइड कंट्रीब्यूशन ऊपर और नीचे एक जगह पे आ गया फिर से ना। हेंस कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल ड्यू टू कॉर्नर एटम इज कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 1/8। 8 में है तो इसलिए 1 में कितना हो जाएगा
इसमें आपका हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। डन, यहां तक गणित में क्लियर है। आए सेकंड वाले की बात करते हैं, कहाँ का बोला है इन्हें, बॉडी सेंटर की बात करी है। तो देखो बच्चों बॉडी सेंटर वाला तो काफी आसान है, सब जानते हो कि उसका नेट कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में होता है। जो आपके अंतर केंद्र पर रखा हुआ है उसका नेट कंट्रीब्यूशन कितने में होता है, उसका अक्सर नेट कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल में होता है। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे बॉडी सेंटर लिख रहा हूं। बॉडी सेंटर मतलब जो केवल और केवल एटम्स कहां रखे हैं, बॉडी सेंटर पे रखे हैं, उसका कितना हो जाएगा, लिख दोगे आप सीधा 1। डन। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोलोगे, इसके एक्सप्लेनेशन बोलोगे वी नो दैट द एटम प्रेजेंट, एटम प्लेस ही लिख दो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर of a cube is having 100% contribution, 100% contribution in single unit cell, in single unit cell, in single unit cell, hence a complete, hence its complete portion, हाँ बचे लिख यहाँ पे, its complete portion is hence its complete portion is inside a single unit cell, a single unit cell। चलिए हमने आपको ये तो बता दिया भैया 1.12 हो गया आपका, फिर इसके बाद शायद से 1.13 कहाँ गया जी, ये 1.13 होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट कवर 1.14, ये आपका 1.13 है बच्चों, या गलती से हो गया होगा 1.14। देखिए आपके जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने आपके यहाँ पे करवा दिए। डन। तरीके से इसको हमें याद करना था, ध्यान आ रहा होगा कि हेक्सागोनल वाले को अलग से निकाला था। एक बारी जरा फटाफट देखते हैं, बोलो क्या लिखा था यहाँ पे, एबीसी फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ क्या कहता है ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, पैटर्न याद रहेगा। यहाँ क्या कहता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, याद रहेगा। फिर हेक्सागोनल अलग से निकाला था तो अभी लिख ही दिया। मोनोक्लिनिक में क्या लिखेंगे, अगेन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्या ये बात ध्यान आ रहा है। और इस वाले केस में क्या लिख दोगे, इस वाले केस में आपके पास हो जाएगा एच कहा जाएगा दिया मैंने सबसे आगे में CTO HMT, और आखिर में तो आर ही होता है, एच तो होगा नहीं। और लास्ट वाले तो केस में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास सी। क्या यही था आपका साइड वाला। और सेम उसी तरीके से आपके एंगल का पैटर्न था कि पहले 3 में एंगल सेम, इसका अलग से एंगल निकालते हैं, इसका एंगल बता ही दिया। यहाँ ये तीनों के तीनों करप्टेड होते हैं कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाले केस में तीनों बराबर होते हैं बट वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल की बात करें, रोम्बस से बनता है इसलिए वो ऐसा होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से देखिए हमने आपके आज के तो इंटेक्स के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगले इंटेक्स के क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सेक्शन आपका होने वाला है, जहां के ओनवर्ड्स सॉलिड स्टेट का जो क्रिस्प कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका छिपा हुआ है। और यहाँ वाले पोर्शन में तो कुछ बच्चे जो जेईई की तैयारी करते हैं उनके साथ तो हमेशा ही हमने देखा है कि दिक्कत रहा है। अच्छे बच्चों की बात करो। डन। कोशिश करूंगा कि इस वाले टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से एनिमेशन से रखें, और कुछ बहुत ज्यादा लिखने का नहीं है, सारी चीजें समझने का है। यहाँ हम खुद एटम को प्लेस करेंगे, रखेंगे एक एक करके एटम्स को, और रख करके बनाएंगे सिंपल क्यूबिक। जो पढ़ाया ना हमने सिंपल क्यूबिक, वह सिंपल क्यूबिक बनाना सीखेंगे, बॉडी सेंटर्ड बनाना सीखेंगे, फेस सेंटर्ड बनाना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि फेस सेंटर्ड को हम सीसीपी क्यों कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। ये तीनों टाइप के जो आपके हैं, और एक जो चौथा टाइप हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था हेक्सागोनल वाला, वह भी हम बनाना यहाँ से सीखेंगे। मतलब एक एक करके बस एटम्स को अरेंज करते चलेंगे, सारी पॉसिबिलिटी पर काम करेंगे। एंड पैरेलली वही जो आपका वर्ड्स का कंसेप्ट है, रिक्तियां जो बताया था हमने आपको, वह भी आपका कवर होते हुए ये चैप्टर लगभग निकल जाएगा।
मिलते हैं अपन अगली वीडियो में विद कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अभी तक के करीब में जितने भी टॉपिक आपके हुए हैं उन टॉपिक पे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में डेंसिटी के सवाल करवा दिए हैं, तो आप उसको भी फिर से एक बार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। काफी इतना आज के वीडियो के, थैंक यू।